चलो, माय नेम इज़ रितेश दहिया और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके वेव मोशन एंड साउंड के बारे में। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम एक सवाल तो इसका डेफिनेटली आ रहा है, 2 सवाल भी आपके एक वेव से और एक आपके साउंड से पक्का आ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे वेव्स में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसकी ज़रूरत आपको वेव ऑप्टिक्स में भी पड़ती है, तो इसको ध्यान देना चैप्टर पे, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अपने लिए। नाउ वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स। आपकी वेव्स वो तरीका है एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का विदाउट एक्चुअली पार्टिकल ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, उसने अपने बगल वाले को धक्का दिया, बगल वाला भी हिलना चालू हुआ और यहाँ से वहाँ तक आपकी वेव ट्रैवल करके पहुँच जाएगी। पानी में आपने पत्थर मारा, आपने एक जगह पत्थर ड्रॉप किया था, वो वेव्स यहाँ पे रिपल के तौर पे ऐसे करके पूरे तालाब में ये यहाँ से वो वहाँ तक एंड तक भी उसको आपको महसूस कर सकते हैं, उसका असर वहाँ पे दिखेगा। नेसेसरी प्रॉपर्टी जो है आपकी प्रोपोगेशन के लिए, एक तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, दूसरा आपका इनर्शिया होना चाहिए। तो यही हमने जब बात की थी एनएलएम की, तब हमने कहा था आपकी रस्सी जो है वो रस्सी आपकी कभी भी खींचेगी नहीं, लेकिन अगर उस रस्सी में आपको वेव प्रोड्यूस करनी है तो वेव में वो वेव को उसमें ट्रैवल करने के लिए इलास्टिक होना पड़ेगा। इनर्शिया की प्रॉपर्टी वहाँ पे चाहिए सो दैट पार्टिकल वो एनर्जी स्टोर कर सके और उसके बाद अपनी मीन पोजीशन से आगे वो प्रोपोगेट होके वो एनर्जी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी बड़ी ज़रूरी है। मिनिमम फ्रिक्शन पार्टिकल के बीच में होना चाहिए और आपकी यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि आपकी डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। नाउ मैं क्या वेव्स के अलग अलग आपके क्लासिफिकेशन है। पहली वो है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स है विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। अगर आपका मीडियम है तभी मैकेनिकल वेव्स यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल कर सकती हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया वेव्स ऑन स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग में जो आपकी वेव्स हैं, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, साउंड वेव या फिर सीज्मिक वेव जो आपकी अर्थक्वेक वाली वेव आती हैं, वो सारी आपकी मैकेनिकल वेव है, उनको आपको मीडियम चाहिए। नॉन मैकेनिकल वेव्स होंगी जिनको आपके मीडियम की ज़रूरत नहीं है और ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं लाइट हो गया, हीट हो गया। तो सन से जो यहाँ पे लाइट आ रही है, रास्ते में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी वो लाइट यहाँ से वहाँ तक आती है, उसका रीज़न ये है कि आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। ना यहाँ पे इसका अलग क्लासिफिकेशन करते हैं हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। ट्रांसवर्स वेव वो हैं जहाँ पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन और इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द आपके जो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, उस वेव को हम कहते हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव होगी। ट्रांसवर्स वेव ये आपकी दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। आपकी सॉलिड में इनसाइड या फिर सरफेस ऑफ लिक्विड में आप इसको ट्रांसवर्स वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी आपकी लिक्विड के इनसाइड और गैसेस के अंदर, बिकॉज एक पार्टिकल अगर आपका यहाँ डांस कर रहा है और दूसरा आपका काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो उसको तो एनर्जी दे दी आपने, बगल वाले को वो ये अगर वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है यहाँ वाइब्रेट कर रहा है तो एनर्जी नहीं देगा। ठीक है, तो सॉलिड में या सरफेस ऑफ लिक्विड में आपकी ये वेव प्रोपोगेट करती है। दूसरी आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस केस में पार्टिकल आपके, अगर ये वेव की डायरेक्शन है तो पार्टिकल आपके ऐसे वाइब्रेट करते हैं और वो यहाँ से वहाँ तक आपका एनर्जी और मोमेंटम लेके जाते हैं और ट्रैवल्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्मेट में ट्रैवल करती है। और इसमें साउंड वेव जो है वो आपकी ये ध्यान रखना आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट वेव जो है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपकी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेव की। 1 डायमेंशनल वो वेव होगी, ऑफकोर्स नाम बता रहा है, एनर्जी आपकी सिंगल डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जांपल वेव प्रोपोगेटिंग आपकी स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो एनर्जी आपकी एक डायरेक्शन में गई है। 2 डायमेंशनल वेव होगी जहाँ पे आपकी वेव प्रोपोगेशन सरफेस ऑफ वाटर है, वहाँ पे एनर्जी आपकी 2 डायमेंशन में जा रही है। 3 डायमेंशनल वेव होगी जहाँ पे आपकी वेव की एनर्जी तीनों डायमेंशन में आपकी हर जगह प्रोपोगेट हो रही है। आपके लाइट और साउंड जो है वो आपके 3 डायमेंशनल वेव्स हैं एक्चुअली। नाउ साउंड वेव की अगर और डिटेल में बात करें तो जो हम सुन सकते हैं, जो हम ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, उसको हम साउंड कहते हैं। आई एम श्योर उसके अलावा डॉग्स हैं या और कोई बहुत सारे बैट्स हैं, उनकी जो हमारी कैपेबिलिटी है सुनने की उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, बट हम साउंड सिर्फ और सिर्फ हमने नाम दिया है तो हम उसको देते हैं जो हम ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, उसको हम यहाँ पे साउंड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसीज हम उनको यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला तो ऑडिबल। ऑडिबल की रेंज ये ध्यान रखना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इस रेंज में आपको फ्रीक्वेंसी होगी तो वो सुनाई देगी। दीज आर जनरेटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी सच एज आपके वोकल कॉर्ड, स्ट्रिंग या फिर कोई गाना गा रहा है, गिटार बजा रहा है, ये सब आपकी रेंज ये वाली होती है। नेक्स्ट आपका इंफ्रासोनिक होएगा। इंफ्रासोनिक जो होएगा उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम होएगी, वो इंफ्रासोनिक है।
अल्ट्रासोनिक होएगा जिसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी उसको आप अल्ट्रासोनिक कहेंगे। और ये दोनों ही इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक जो है हम ह्यूमन बींग्स को सुनाई नहीं देती। अब हमें सुनाई नहीं देती इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हमें सुनाई नहीं देती, बट उसको हम इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक कहते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक होएगा वो वाले मटेरियल, पार्टिकल या हवाई जहाज या फिर कोई भी आपकी बुलेट जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ट्रैवल कर लें स्पीड से, उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके इन टर्म्स ऑफ रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं आपके वेव मोशन के बारे में, उसके बारे में फटाफट ये आपकी डेफिनेशन है। आई एम श्योर ये सब आपको आता होगा, बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम कहते हैं लैम्डा। ये अगर आपकी वेव ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे जा रही है तो आपका बचपन में हमने पढ़ा था कि दो क्रेस्ट है या दो ट्रफ है उनके बीच का डिफरेंस, बट एक्चुअली वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं दो सेम फेज के जो पार्टिकल हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, लेंथ का जो फर्क है उनके बीच का, उसको आप वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी होएगा उसके डिफाइंड एज नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक सेकंड में कितनी बार आपका वाइब्रेट हुआ है। टाइम पीरियड ये होएगा कि इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लिया है उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। इनके बीच में रिश्तेदारी ये है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे वेलोसिटी को हम लिखते हैं आपकी स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ एनी वेव, दैट विल बी इक्वल टू f लैम्डा। ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम कहते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अगर आपकी एक रस्सी है उसके ऊपर, ये फॉर्मूले में आपको यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ। स्ट्रेच स्ट्रिंग में हम वेलोसिटी को लिखते हैं √T/m। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन अब यहाँ डेरिवेशन स्किप करके इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपकी रस्सी है जिसमें टेंशन आपकी T है और m जो है आपका वो आपका पर यूनिट मास, m जो होता है वो आपका होता है पर यूनिट मास लेंथ, उसकी डेंसिटी वो आपकी वेलोसिटी देता है। सॉलिड बॉडी है उसमें आप लिखते हैं n/ρ, n आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ρ आपकी डेंसिटी है। लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो उसमें v को जो लिखते हैं लॉन्ग बार, अगर आपका रॉड है उसमें हम लिखते हैं y/ρ। यहाँ तो नीटा की बजाय आप यहाँ पे y आपका जो यंग्स मॉडुलस है उसको लिखेंगे। लिक्विड मॉडल उसमें आप k/ρ लिखेंगे। गैसेज में भी आप k/ρ लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, वेलोसिटी जो है आपकी मेटल में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, एज़ कम्पेयर टू एयर। तो आपकी जो सॉलिड्स हैं उसमें वेलोसिटी कहीं ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एयर। इस वजह से हम ये कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये रेंज ही होती है 5000, लगभग 3500 5000, और आपकी 2000-1500, एयर में 330। इस वजह से हम कहते हैं कि वाटर इज़ रेयरर देन एयर। जब हम लाइट के लिए बात करते हैं तो लाइट के लिए एयर आपकी रेयर मीडियम है, वाटर आपका डेंस मीडियम है। लेकिन साउंड के लिए हम यहाँ पे कहते हैं कि वाटर इज़ रेयर देन, वाटर आपका रेयर है बिकॉज उसमें आपकी स्पीड वो बढ़ जाती है एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये अगर कोई बात कर ले तो इस चीज़ को, इस लाइन को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन से फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें उसने अज्यूम किया कि आपकी एयर में जब आपकी साउंड ट्रेवल करती है तो प्रोसेस इज आइसोथर्मल। बेस्ड ऑन दैट ही केम अप विद द फॉर्मूला ऑफ √P/ρ। P आपका प्रेशर, ρ आपकी डेंसिटी हो गई। ठीक है, लाप्लास ने देन इसके बेसिस पे जब हमने कैलकुलेशन की तो 290-280 की रेंज में कैलकुलेशन से वैल्यूज आ रही थी। एक्चुअली हमें पता है 320 होती है। देन लाप्लास डिड हिज एक्सपेरिमेंट एंड ही फाउंड आउट कि ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए बिकॉज आपका जो एयर में साउंड ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉट आपका आइसोथर्मल। उसकी वजह से वैल्यू आपकी γ/ρ आ जाती है, इसको ध्यान रखना। ये ऑफकोर्स करेक्शन है, तो नाउ दिस इज द करेक्ट वैल्यू। और कौन कौन से फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं, उसमें आपका आएगा डेंसिटी। डेंसिटी के आपके 1/ρ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर है, प्रेशर के इंडिपेंडेंट है, प्रेशर से आपका फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी आपकी, जैसे प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी उसी रेशो में आपकी चेंज हो जाती है। तो अगर कोई एयर चैम्बर है उसमें आप प्रेशर बढ़ा दोगे, उसके अंदर जो एयर है या जो भी आपके अंदर गैसेज भरी हुई है उनकी डेंसिटी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी। प्रेशर डबल हुआ, डेंसिटी डबल हो जाएगी। इफ दैट इज द केस तो वेलोसिटी आपके इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाती है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर पे ये ध्यान रखना, इस प्रोपोर्शनल टू √T के प्रोपोर्शनल आएगी। ह्यूमिडिटी है, इसके ऊपर डायरेक्ट थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। ह्यूमिडिटी के बेसिस पे हम कहते हैं जैसे आपकी इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी होगा डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, तो डेंसिटी आपकी कम हो जाती है। इस वजह से आपकी ह्यूमिडिटी में साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। अफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी है, विंड वेलोसिटी है, हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए एक बंदा है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है
यहाँ आपका लिसनर है, ठीक है। नोटिस करना यहाँ पे ना ऑब्जर्वर नहीं बोला, लिसनर बोला है इस बार, ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। इसके पास अगर विंड यहाँ से आ रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड भी है, तो इसके बाद जो स्पीड ऑफ साउंड आएगी, तो स्पीड ऑफ साउंड प्लस आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड उसमें एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगी। तो 330 स्पीड है और 20 से आपकी मान लो साउंड जा रही है या 10 से साउंड जा रही है, तो जो भी आपकी 320 थी या 330 थी उसमें आप विंड की स्पीड ऐड कर देंगे। और अगर ये आपका स्पीकर है और ये आपका लिसनर है, उस केस में आप एल्जेब्रिकली माइनस कर देंगे। ये आपका इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी होएगा। राइट, चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड आरएमएस। ठीक है, इसके ऊपर कई बार अच्छे सवाल बनते हैं। हम ये कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड तो है आपका गामा RT बाई एम। वेलोसिटी ऑफ गैसेस की जो आपकी स्पीड होती है रूट मीन स्क्वायर KTG में हमने पढ़ा है, वो 3RT बाई एम हुआ है। इन दोनों का रेशो देखेंगे तो ये रेशो आ गया आपका 3 बाय गामा। गामा ध्यान रखना आपका CP बाय CV की वैल्यू है। मोनो के लिए, डाई के लिए और पॉली के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इन दोनों का रेशो आपका 3 बाय गामा आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो अगर आपकी एक वेव है जो किसी मीडियम से मतलब किसी उससे टकराई है, तो ये आपकी इंसिडेंट वेव है। इंसिडेंट वेव ऐसे ऐसे आ रही थी, यहाँ पे आपकी टक्कर हुई, उसके बाद आपके फिनोमिना हो सकते हैं कि आपकी वेव रिफ्लेक्ट हो गई या फिर आपकी रिफ्रैक्ट हो गई ना। रिफ्रैक्ट को हम यहाँ पे ट्रांसमिटेड वर्ड यूज़ करते हैं, वो इस मीडियम में ट्रांसमिट हो गई। इफ दैट इज़ द केस, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहती है, बिकॉज हम ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स पर डिपेंड करती है। और यहाँ पे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फॉलो होते हैं। तो स्नेल्स लॉ है रिफ्रैक्शन के लिए, और ये वाला लॉ है आपका एंगल I इक्वल टू एंगल R। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के आपके लॉज फॉलो होंगे। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ पे वेव का पहले हमने क्लासिफिकेशन किया, जहाँ पे हमने कहा मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, भाई मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा हमने किया कि किस तरह से ट्रैवल कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, उसको हमने कहा आपकी लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। अब उसी वेव के दो और क्लासिफिकेशन हम करेंगे, प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, या प्रोग्रेसिव या फिर स्टैंडिंग वेव। तो अब हम यह बात करें प्रोग्रेसिव वेव की। These wave propagates in a forward direction medium with a finite velocity। प्रोग्रेसिव वेव जो नाम ही बता रहा है कि वेव यहाँ से वो वहाँ तक ट्रैवल करके जा रही है। स्टैंडिंग वेव होएगी जब हम ऑर्गन पाइप की बात करेंगे, या फिर हम आपके वेव्स, आपकी गिटार स्ट्रिंग की बात करेंगे, सोनोमीटर की बात करेंगे, उस केस में उसी के अंदर आपकी वेव्स रह गई, वो आपकी वेव्स होंगी जिनको हम स्टैंडिंग वेव्स कहेंगे। एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसमिट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ विदाउट एक्चुअली, ऑलराइट, ये तो वही वाली बात हो गई। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन। और वेव्स की जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो ये आपकी वेव की इक्वेशन का फॉर्मेट है जो हम अपने सिलेबस में लिखते हैं कि y इक्वल टू ए आपका एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस KX, ये आपकी वेव का फॉर्मेट होएगा। दूसरा फॉर्मेट, अगर इसी को आपको ओमेगा को टी की टर्म में लिखना है, ये आ जाएगा। k को आपने लैम्डा की टर्म में लिखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। सेम फॉर्मेट है, यहीं पे अगर आप ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो x बाई वी इस टर्म में आप इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ यहाँ पे हम बात करते हैं सुपरपोजिशन की। अगर एक ही पॉइंट पे बहुत सारी वेव्स जो हैं वो अगर आपकी मान लो सुपरपोज कर जाएं, सुपरपोज करने का मतलब ये है कि आपकी इधर से एक वेव आ रही है, इधर से वेव आ रही है, अपने पास मजबूरी है कि हमें दोनों को सुनना पड़ेगा या दोनों का कंबाइन इफेक्ट हमें महसूस करना ही पड़ेगा, वहाँ पे आपकी वेव सुपरपोज हो जाती हैं। एप्लीकेशन है इसके, इस पर हम बात करते हैं आपकी इंटरफेरेंस ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव और बीट्स, ये सारे आपके सुपरपोजिशन के फिनोमेना हैं। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि मान लो दो, ये फॉर्मूले जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपकी वेव है y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव है A2 साइन ओमेगा टी प्लस सम इनिशियल फेज आपका, उस केस में जब ये दोनों को सुपरपोज करेंगे तो वो वाली फाइनल वेव जो बनेगी वो भी आपकी SHM ही होगी, और या वो फिर आपकी वेव्स की इक्वेशन ही आएगी। यहाँ पे A जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, और कॉस फाई जो है ये डेल्टा फाई, इनके बीच का आपका फेज डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। फेज डिफरेंस होगा ये और ये, जो आपके साइन के अंदर जो लिखा होता है ब्रैकेट में उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो दो साइन के आर्ग्यूमेंट जो हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका फेज डिफरेंस कहलाता है। अगर यहाँ पे अल्फा की बात करेंगे या टेन थीटा की बात करेंगे तो जो आपका टेन थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू A2, जैसे हमने वेक्टर्स ऐड किए थे वेव्स ऐसे ऐड हो रही हैं। इंटेंसिटी आपकी आई इंटेंसिटी जो है A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे I विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई। इस वजह से I आपका विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 A2 कॉस डेल्टा फाई हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। वेव ऑप्टिक्स में इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसकी ज़रूरत आपको वेव ऑप्टिक्स में भी पड़ती है, तो इसको ध्यान देना, हालांकि वहाँ पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इंटेंसिटी जब आपकी मैक्सिमम होएगी वो होएगी जब आपका डेल्टा फाई की जो वैल्यू है, दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू 2n पाई होएगी, या फिर x की जो वैल्यू है, जो आपका पाथ डिफरेंस है, उसकी वैल्यू n लैम्डा होएगी, तब जाके आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी को आप लिखेंगे √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, या फिर A1 + A2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उस केस में जो आपका फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू 2n - 1 पाई होएगी, और आपका पाथ डिफरेंस x जो है उसकी वैल्यू 2n - 1 λ/2 होएगी। ये आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए। इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी आपकी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, या फिर A1 - A2 का होल स्क्वायर, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, ये आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। ना बहुत बार आपसे इस तरह के सवाल पूछे हुए हैं, आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशो बताओ, तो आप इसको डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी में पूछा जाए ए मैक्स और ए मिनिमम का, तो A1 + A2 डिवाइड बाई A1 - A2, वो आपके एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। अब हम बात करें यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स की, तो दो वेव्स आपकी सुपरपोज की हैं, एक इस डायरेक्शन में जाती हुई, एक उस डायरेक्शन में जाती हुई, दोनों का ही आपका सुपरपोजिशन हुआ है और स्टैंडिंग वेव्स आपकी यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। यहाँ पे कहते हैं व्हेन स्ट्रिंग्स अंडर टेंशन इज सेट इनटू वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव्स प्रोपोगेट्स along its length, when length of string is fixed, reflected wave will also exist। तो आपकी वेव पहले ऐसे गई, फिर टकरा के वापस आ रही हैं। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स विल सुपरपोज टू प्रोड्यूस ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग, और इस केस में यहाँ पे आप देखेंगे लैम्डा की वैल्यू 12/n इस उसमें वो आती है। चलो ऑलराइट, अब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का जो आपका फिनोमेना है उसको अच्छे से समझेंगे। आपके नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको ध्यान देना। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी एक गिटार वायर है, सोनोमीटर वायर है, उस वायर को जब आपने प्लग किया है तो वहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उनको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो मान लीजिए ये आपकी एक वायर, इस वायर में जब आपने इसको प्लग किया तो आपकी वायर ऐसे 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 ऊपर जा सकती है, या फिर ऐसे ऐसे रह सकती है, या फिर ये होगी, इनमें तीन में से कोई एक पोजीशन उसकी यहाँ पे एक बार में एग्जिस्ट करेगी। ना इस केस में जो आप ये आपका क्लोज एट बोथ एंड्स है, इस केस में आप लिखेंगे λ/2 जो है, लैम्डा आपकी वेवलेंथ दैट विल बी इक्वल टू लेंथ, इसकी लेंथ अगर मान लीजिए L है तो ये आपकी वेवलेंथ हो जाएगी। ना वेवलेंथ को हम इस रिलेशन से आप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखते हैं, तो वेवलेंथ को यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2f विल बी इक्वल टू L, और f की अगर हम वैल्यू लिखने लगे तो आपकी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसको आप लिखेंगे, ये इधर लेके जाएँ, v डिवाइडेड बाय 2L, ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब इससे कम आप पॉसिबल नहीं है, इससे कम और क्या करोगे, दोनों तरफ आपकी क्लोज एंड पे। नाउ इसी पे अगर हम हायर एंड पे जाएं, इससे नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं उसके ऊपर जाएं, तो उसको हम यहाँ कहते हैं कि आपकी वो ऐसे और ऐसे आपकी वेव जनरेट हो सकती है, ये आपकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में आप लिखेंगे लैम्डा विल बी इक्वल टू L, यानी कि आपका v/f दैट विल बी इक्वल टू L, और v/f है यानी कि f विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई v, ये आ गया आपका f जो है दैट विल बी इक्वल टू v/L, ये आपकी वैल्यू हो गई। नाउ इसी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपकी f1 है मान लो वैल्यू, ये आपकी f2 है, तो आप ये भी कह सकते हैं f2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस f1, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ इससे अगर नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो इससे नेक्स्ट लेवल पे हम ये कहेंगे कि आपकी वेव ऐसे 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 या फिर ऐसे 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 आपकी वाइब्रेट कर रही है आपकी स्ट्रिंग। इस केस में लैम्डा जो हो गया वो आ गया आपका 3/2 लैम्डा विल बी इक्वल टू L, ये आपकी रस्सी की लेंथ L है, और यहाँ पे आपके 3 लड्डू आ रहे हैं, तो हर लड्डू का आपका λ/2 आपकी वेवलेंथ होती है। तो ये λ/2 था, ये आपका λ/2 प्लस λ/2 लैम्डा था, यहाँ पे 3 λ/2 है। इसका मतलब है आपने इसको लिखा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय v/f विल बी इक्वल टू L। f को उधर लेके जाएं तो आपकी जो वैल्यू हो गई f3 जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय v/2L, यानी कि आपका f3 जो है ये हो गया आपका 3 टाइम्स आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नाउ सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसे जैसे आप इसमें हायर फ्रीक्वेंसीज पे जाते जाएंगे आपकी ये सारी जो है ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होती रहेंगी। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसीज आपके फंडामेंटल का मल्टीपल होती हैं उन चीज़ों को हम कहते हैं आपके हार्मोनिक्स।
और आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आती हैं उसको हम कहते हैं ओवरटोन। इस केस में तो आपकी दोनों सेम चीज़ है, इस केस में तो आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई दोनों में फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे हम आपके ओपन ऑर्गन पाइप में जाते हैं या फिर आपकी जो स्ट्रिंग है ओपन एट वन एंड है, उस केस में आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है। नाउ ये हमने बात की, मैंने आपको चीज़ समझाई, ये तीनों आपके लिए एप्लीकेबल है आपके स्ट्रिंग क्लोज एट बोथ एंड के। यही सेम चीज़ आप इसको कह सकते हैं, यही आपका स्ट्रिंग जो है जिसको आप कहते हैं क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, ऑलराइट, या फिर यही आपका ऑर्गन पाइप हो जाएगा, ऑर्गन पाइप वो भी आपका क्लोज एट बोथ एंड्स है। तो ये दो जो हमने बातें की हैं ये दोनों ही चीज़ों के लिए एप्लीकेबल हैं, जो आपकी स्ट्रिंग क्लोज एट बोथ एंड या फिर आपका ऑर्गन पाइप क्लोज एट बोथ एंड, दोनों के लिए ही ये चीज़ आपकी एप्लीकेबल है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। इसके बाद अगर आपका यहाँ पे एक एंड ओपन है, एक एंड ओपन है का मतलब क्या है, ये आपकी सिनेरियो है कि आपकी रस्सी ऐसे या ऐसे जा रही है। ऑर्गन पाइप का अगर हम केस लेंगे तो ऑर्गन पाइप का केस हम लेते हैं कि आपका पाइप ये है और ये उसका एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है, ये एंड आपका क्लोज है, तो आपकी वेव ऐसे करके यहाँ बनेगी, इसको आप कहते हैं ओपन एट वन एंड। या फिर आपका ऑर्गन पाइप लिखा हुआ है तो उसको आप बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करेंगे ओपन एट वन एंड। अगर लिखा है क्लोज ऑर्गन पाइप तो मतलब दोनों तरफ से क्लोज्ड है, अगर लिखा है ऑर्गन पाइप तो आप इसको, या ओपन ऑर्गन पाइप, सो दिस इज व्हाट यू विल अज्यूम। या फिर लिखा हुआ है ओपन एट बोथ एंड्स, तो उस केस में आप दोनों एंड पे ओपन मानेंगे। इस केस में अगर आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की फिर हम कहानी करेंगे तो यहाँ पे आपका लैम्डा बाय 4 विल बी इक्वल टू एल आएगा, यानी कि इसको आपने लिखा v डिवाइडेड बाय 4f विल बी इक्वल टू l, यानी कि f जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू हो गई v डिवाइडेड बाय आपका 4l, या आपकी ऑर्गन पाइप में या फिर आपकी रस्सी विच इज ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट वन एंड, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। ना यहाँ पे अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आपकी वेव आएगी उसकी ऐसी वैल्यू हो सकती है। ऑर्गन पाइप में बात करेंगे तो ये आपका ऑर्गन पाइप है और उसमें आपकी वेव्स ऐसे जनरेट हो रही है, नॉट बैड, ठीक है, ये आपकी वेव्स ऐसे जनरेट हो रही हैं। इस केस में अगर आप देखेंगे लैम्डा बाय 4 था पहले, इस केस में लैम्डा बाय 4 और ये फिर आपका लैम्डा बाय 4, तो इसको आप लिखेंगे 3 लैम्डा बाय 4 विल बी इक्वल टू एल, यानी कि आपने लिखा 3/4, इसको आपने लिखा v/f इज इक्वल टू एल, यानी कि आपकी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आई उसकी वैल्यू आ गई 3 टाइम्स आपकी, इसको अच्छा पहले लिख देते हैं, ये आपका बना f उधर ले गए 3 मल्टीप्लाइड बाय v/4l, यानी कि हो गया 3 टाइम्स f1। पिछली बार जो आपकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो ट्वाइस f1 आ रही थी, आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 उसका ट्वाइस था, इस बार आपके 3 टाइम्स आएगा। तो इन ऑर्गन पाइप्स में आपके जो ओपन ऑर्गन पाइप है इस केस में आपकी ऑड नंबर ही फ्रीक्वेंसीज आती हैं, इवन नंबर पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ इस केस में यहाँ पे जो आपका ओवरटोन और जो आपके उसके डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद ओवरटोन की जब बात कर रहे हैं तो ओवरटोन होता है आपके, ये तो हो गया फर्स्ट आपका, ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, दिस विल बी कॉल्ड आपका फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस विल बी कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक की डेफिनेशन ये है कि फंडामेंटल का जितना मल्टीपल होएगा उतना हार्मोनिक होएगा, सो दिस विल बी कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक और दिस विल बी कॉल्ड आपका फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये डेफिनेशन का फ़र्क है, हमने नहीं बनाई है, हम तो सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी डेफिनेशन का फ़र्क आएगा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं आपकी बीट्स की। बीट्स जो हैं आपकी, बीट्स ये कहलाती है कि दो अगर साउंड सोर्स हैं और उनके बीच में हमें देखो ह्यूमन ईयर्स के हमारी कैपेबिलिटी ये है कि दो साउंड सोर्स हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी के बीच में 10 के आसपास का फ़र्क है, 8, 10, 12, उससे ज़्यादा का फ़र्क हम महसूस नहीं कर सकते, पर 8-10 का फ़र्क अगर है तो उन दोनों के बीच में हम बीट्स की फ्रीक्वेंसी महसूस कर सकते हैं और उसकी वजह से हमें वहाँ पे बीट सुनाई देती हैं। इसको ऐसे देखना, जैसे मैं आपको बता दूँ हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ मैं कुछ इस तरह की आवाज़ निकालूँ, ये जो आवाज़ निकाल रही है आपको, ये जो आवाज़ आपके कानों में आ रही है, इनके बीच अगर स्पेस है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक आवाज़ आई, फिर एक आवाज़ आई, फिर एक आवाज़ आई। नो, अगर मैं इनका स्पेस कम कर दूं, आपके कानों में पहुंचने का टाइम स्पेस कम कर रहा हूं, इनका टाइम कम कर दूं और मैं कहूँ यही आवाज़ है, तो यही आवाज़ क्योंकि इतनी पास पास है, यू विल नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू। जैसे अगर हम देखने की बात करें तो जो आप पलक झपकते हैं, उस पलक झपकने में जो आपका टाइम जाता है एक्चुअली ये और ये पलक झपकी, फिर इसको हमने ओपन किया, उस दौरान अगर कुछ हो जाए वो हमें कभी नोटिस ही नहीं होएगा। हमें लगता है कि टकटकी लगा के हम लगातार ऐसे किसी की तरफ देख रहे हैं,
पर उस केस में भी जब हम पलक झपकते हैं उस दौरान अगर मान लो फ्लैश यहाँ से भाग जाए, सुपरमैन भाग जाए या क्विक सिल्वर वॉटेवर जो भी आपकी बहुत तेज़ी से भागते हैं, यू विल नॉट इवन नोटिस कि वो काम आपका हो गया है। सिमिलरली यहाँ बीट्स की जो हम बात करते हैं, बीट की जो फ्रीक्वेंसी है n1 - n2, उसकी वैल्यू हमारे ह्यूमन ईयर्स के लिए 10 या 12 मैक्सिमम है, उनके बीच इनका गैप होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपके सवाल बनते हैं वो फिनोमिना जो है वो ये सवाल बनते हैं कि आपने क्या किया, एक आपकी ट्यूनिंग फॉर्क ली, दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क ली, और इसको मान लो ए और बी आपकी दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, दोनों आपकी या तो इस केस में क्या करते हैं, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 256 आपको पता है, ठीक है। दोनों को जब आपने एक साथ यहाँ पे वो किया, ट्यूनिंग फॉर्क आपने देखी होगी, इस दोनों के ऐसे करके इनकी आवाज़ आती है। तो ट्यूनिंग फॉर्क दोनों बी अननोन है, हमें नहीं पता इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जब आपने इसको यहाँ पे दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, दोनों को एक साथ बजाया है वटेवर, उस केस में मान लीजिए आपकी बीट फ्रीक्वेंसी जो है, बीट फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू आई 4। तो इफ दैट इज द केस, तो आपकी बी की जो वैल्यू है वो 4 का डिफरेंस की वजह से या तो 252 हो सकती है या फिर 260 हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक होएगी, तभी आपकी बीट फ्रीक्वेंसी 4 की आई है, 4 का गैप आएगा। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं वैक्सिंग, एक फिनोमिना होता है जिसमें हम इसको रगड़ देते हैं, ठीक है। तो वैक्सिंग में क्या किया हमने, वैक्स लिया आपकी ट्यूनिंग फॉर्क को, उसके अंदर डुबो दिया। ट्यूनिंग फॉर्क को जब हमने उसको डुबो दिया तो उसके अंदर आपके जो ये जो रॉड्स हैं आपकी इसके अंदर इनर्शिया आ गया, तो उसका जो ऐसे वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसी को अगर हमने मान लो रगड़ दिया, सैंड पेपर से रगड़ दिया, तो उसका इनर्शिया कम हो गया, तो फटाफट करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी। नाउ यहाँ पे इमेजिन करें कि मान लीजिए आपने ए को वैक्स किया है, ठीक है, ये आपका स्नैरियो है, ए को वैक्स किया, बी को भी कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है, कोई भी स्नैरियो ले सकते हैं, आधे मिनट के अंदर ये सवाल सॉल्व होते हैं आपके, ठीक है। ए को हमने वैक्स कर दिया, और इस केस में आपकी फंडामेंटल कह रहा हूँ, उनका जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस था वो मान लो बढ़ गया, कितना बढ़ा है जरूरी नहीं है अपने को जानना, बढ़ गया। इफ दैट इज द केस, तो इसका मतलब ये कि जब आपने इसको वैक्स किया था, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वैक्स करने से आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी, तो इसकी वैल्यू हो सकता है 255 हो गई हो, 254 हो गई हो, 253 हो गई है, इनमें से, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो अब इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, इनका और इसका, तो इसके बीच में डिफरेंस आपका इसके साथ बढ़ रहा है। तो इससे अगर डिफरेंस देखोगे, पहले 4 का डिफरेंस था, अब इनका और इसका डिफरेंस जो है वो डिफरेंस आपका नहीं, डिफरेंस सॉरी, ये इसके साथ नहीं बढ़ रहा है, दूसरे वाले के साथ बढ़ रहा है, माय बैड, राइट, हाँ गलत हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आपका इसके साथ बढ़ रहा है, बिकॉज ये पहले आपके डिफरेंस जो था 4 का था, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 हो गया है, इनके बीच का डिफरेंस आपका 6 हो गया है, हेंस दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। इतने सिंपल होते हैं सवाल आपके, ठीक है, बस आपको अंदाज़ा लगाने का, अच्छा ये हुआ है, उसके बाद ये होगा, दैट्स इट। तो इसमें अगर मान लो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती तो ये आपका आंसर हो जाता। अगर आपने यहाँ वैक्सिंग की जगह यहाँ पे आपने इसको फाइल किया होता, अगर उस केस में इसकी वैल्यू बढ़ जाती, और अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बस इस तरह के आपके अंदाजे लगाने होते। तो बीट फ्रीक्वेंसी से घबराना नहीं, जैसे बीट फ्रीक्वेंसी का सवाल दिखे फटाफट उसको 30 सेकंड लगा के एक बार देखना और आराम से उसे सॉल्व करना, ठंड रख के। कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, कोई बायनोमियल नहीं है, कोई कहानी नहीं करनी, सिर्फ आपको +-4 +-10 तक का ही वैल्यू का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इतना तो आई एम श्योर हम कर ही सकते हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, आपकी आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आपका डॉपलर इफेक्ट। ना जब हम यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं तो डॉपलर इफेक्ट आपका साउंड में भी आता है, डॉपलर इफेक्ट आपका लाइट में भी आता है। तो डॉपलर इफेक्ट को ऐसे समझना कि जो आपकी लाइट आपके पास आ रही है, जो साउंड आपके पास आ रही है, लाइट को आप ऑब्जर्व करेंगे, साउंड को आप लिसन करेंगे, अगर उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसको ऐसे देखना कि अगर आप मान लीजिए बस स्टॉप पे खड़े हैं या रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन आई या कोई कार अप्रोच कर रही है और वो हॉर्न मार रही है, उस टाइम पे जैसे जैसे वो आपकी ट्रेन आपके पास आती है आपको लगता है इट्स सो लाउड, और जब वो आपसे दूर जाती है उस ट्रेन के इंजन के ड्राइवर ने आपको देख के एक्स्ट्रा तेज़ी से हॉर्न नहीं मारा है, वो जो हॉर्न है वो ही हॉर्न है, लेकिन क्योंकि आपका अपेरेंट डिस्टेंस कम हुए जा रहा था उस वजह से आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्योंकि बढ़ गई इसलिए आपकी इंटेंसिटी जो है आपको वो ज़्यादा महसूस हुई और आपको लगा कि ये साउंड बहुत लाउड हो रही है। और जैसे वो ट्रेन आपसे दूर जाएगी
या वो कार आपसे दूर जाएगी, हॉर्न बजा रहा है वो, अभी हॉर्न की इंटेंसिटी नहीं बढ़ी है लेकिन या कम भी नहीं हुई है, लेकिन अब वो अपेरेंट उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि कम हो गई है इसलिए आपको इंटेंसिटी उसकी कम दिखाई देगी। ये इफेक्ट आपका डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। When the distance between source and listener decreases, apparent frequency increases. This means apparent frequency is more than the actual frequency. Reverse is also true. Now इस केस में जो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है वो ये आपका फॉर्मूला है कि आपकी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होएगी उसको आप ऐसे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश उसको लिखेंगे आपका v प्लस, अगर आपका सोर्स जो है, इसके अलग अलग केसेस बना के सॉल्व करते हैं, केसेस को वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे देखें कि ये मान लीजिए आपका सोर्स है और ये आपका ऑब्जर्वर है या लिसनर है आपका, ठीक है, ऑब्जर्वर नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो टर्मिनोलॉजी है कि इसने तो आवाज़ लगाई, इसने कुछ कुछ बातें की हैं, सामने या हॉर्न बजाया है, सामने वाला जो बंदा है वो आपका रुका भी हो सकता है, वो हो सकता है इसकी डायरेक्शन में जा रहा हो, वो इससे अपोजिट जा रहा हो। सोर्स जो है ये भी आपका रुका हुआ हो सकता है, ये उसकी तरफ जा रहा हो सकता है दूर जा रहा हो। इन सारे सिनेरियोज को एक ही फॉर्मूले में अगर हमने यहाँ ऐड करना है तो इसको है देखना कि अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसलिए आप इसको यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में माइनस करके लिखते हैं। और यहाँ पे राइट, इसमें कुछ और स्पेशल है क्या? नहीं। तो इस केस में आप सोर्स वाली टर्म नीचे लिखते हैं, तो यहाँ जो आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू v माइनस वी एस। तो अगर आपका सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो माइनस साइन लगा देना, अगर दोनों दूर जा रहे हैं, सोर्स आपका ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो इसको प्लस कर देना। ऊपर यहाँ पे आप लिखेंगे v, अगेन यहाँ प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं, वो आपका ऑब्जर्वर ही आ जाएगा। ऑब्जर्वर अगर आपका पास जाएगा सोर्स के तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होएगी, तो उस केस पे आप प्लस माइनस साइन ये लगा लेना है इसके, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका सिनेरियो हुआ। इसी में एक और चीज़ आती है जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, हालांकि हमसे ज़्यादा परेशान करते नहीं है, बट अगर वेलोसिटी ऑफ विंड है तो हमने जब फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड की बात की थी तब हमने कहा था कि एल्जेब्रिकली आप उसको ऐड कर देते हैं। मान लो विंड इधर चल रही है तो उस केस में आप दोनों जगह वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, प्लस आप वेलोसिटी ऑफ विंड इसमें ऐड कर देंगे। अपोजिट चल रही है माइनस कर देंगे वो, ठीक है। तो +10 और -10 वो अगर जो भी हो रहा है तो दोनों में एक साथ वाला इफेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इन जनरल एक फॉर्मूला है और अच्छा मल्टीप्लाइड बाय एफ भी आएगा। ये इन जनरल एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ विंड, ये एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे इन जनरल ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पे आपके सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। एक और चीज़ है जो नीट में तो इस पर परेशान नहीं करते हैं बट जेईई का काफ़ी कॉमन टॉपिक है, वो भी मैं आपके लिए यहाँ कवर कर देता हूँ। वो ये है कि अगर आपके मान लीजिए ऑब्जर्वर और सोर्स जो हैं, ये ऑब्जर्वर और सोर्स जब तक ये लाइट साउंड या लाइट इसकी डायरेक्शन में जा रही है तब तक आपको डॉपलर इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर ये किसी सर्टेन एंगल पे जा रहे हों उस केस में डॉपलर इफेक्ट आपका इफेक्ट नहीं करेगा और उसका एक कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का सिर्फ वही इफेक्ट करेगा। इसको ऐसे देखना कि अगर मान लीजिए ये सोर्स और ऑब्जर्वर है और सोर्स मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, सोर्स यहीं ट्रैवल कर रहा है, वी एस आपकी जो है सोर्स की वेलोसिटी इधर है। नाउ इस केस में ये जो आपका एंगल थीटा होएगा, इस वी एस का कॉस थीटा जो है वो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में आप वो लिखेंगे, वो आपका सिर्फ उस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, वो आपका डॉपलर इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर दोनों ये 90 के एंगल पे जा रहे हैं उस केस में देयर विल नॉट बी एनी डॉपलर इफेक्ट। इसी से आपसे एम्स में एक सवाल पूछा हुआ है कि मैंने एक साउंड सोर्स लिया और सीटी है, उसको मैं ऐसे 90 एंगल पे ऐसे चक्कर गोल गोल घुमा रहा हूँ, क्या डॉपलर इफेक्ट आएगा? आंसर इज नो, फॉर द सिंपल रीजन कि मेरे सुनने में और उसके जो वेलोसिटी ट्रेवल करने में दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। वहाँ पे क्योंकि स्पीड तो आ गई है आपके सोर्स के पास, स्पीड आ गई, ठीक है, उस केस में आपको डॉपलर इफेक्ट सुनाई नहीं देगा बिकॉज 90 का एंगल उसमें आ जाएगा। और ये वाली जो टर्म होगी वी एस कॉस थीटा, ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको आवाज़ सुनाई देगी श्योर, बट आपको डॉपलर इफेक्ट और इंटेंसिटी और उसके हाई होना और लो होना वो नहीं महसूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x = 3 sin 5 ओमेगा टी प्लस 4 cos 5 ओमेगा टी। हमें बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। ना ये सुपर पोजिशन का आपका सवाल है। आपकी जो वेव दी हुई है ये वेव आपकी हो गई 3 sin of 5 ओमेगा टी प्लस, अच्छा दूसरी वेव जो है उसको भी हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, उसको आप लिखेंगे 4 sin of 5 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2।
अब इस केस में आप देखेंगे दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है उसकी वैल्यू आपकी पाई बाय 2 हो गई, फेज डिफरेंस आपका पाई बाय 2 आएगा। और अगर अब इसके एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, फाइनल एम्पलीट्यूड ए नेट, उसकी वैल्यू आप लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई की वैल्यू आपकी क्योंकि पाई बाय 2 है तो इसलिए आपका कॉस फाई 0 हो जाएगा। सो ए नेट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 25 हो जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू 5 हो जाएगी, विच मीन्स आपका ऑप्शन सी जो है 5, दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिलेटेड टू टाइम t, ये आपको इक्वेशन ऐसे दे रखी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन विल बी, हमें बताना है फ्रीक्वेंसी क्या होगी। नाउ इस इक्वेशन को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे, इसको आप देखिए कह सकते हैं ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई। ओमेगा को आपको 4 पाई दिया हुआ है, यानी कि ओमेगा को हम यहाँ भी लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ, विच इम्प्लाइज एफ की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो बस इतना सिंपल सवाल है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी 2 हर्ट्ज, दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 cos पाई एक्स बाई 3 साइन 40 पाई टी, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर, t इन सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन, हमें कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वैल्यू बताना है। नाउ इसको अगर आप अपनी जो स्टैंडर्ड वेव की जो इक्वेशन है उससे जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसको आप लिखते हैं a cos ऑफ के एक्स और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको जो आप कंपेयर करेंगे तो जो के एक्स है उसकी वैल्यू हो गई आपकी के एक्स हो गया आपका विल बी इक्वल टू पाई एक्स बाय 3, यानी कि के को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो गया पाई एक्स बाय 3। पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा को ले जाते हैं, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। तो हमसे यहाँ पूछा है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में हमें पता है कि जो आपकी स्टैंडिंग वेव बनती है उसको अगर आप ऐसे स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं ये करके, तो दो नोड्स के बीच में जो आपका दो नोड है उनके बीच का जो हमेशा जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 2। तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2, यानी कि 6 बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 3, जो अभी सेंटीमीटर यूनिट है वो वैल्यू आ जाएगी। हेंस आपका ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर दैट वुड बी द राइट आंसर।